Hello everyone, so I welcome you to the YouTube channel of Agri Addict and this is going to be very interesting video because एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है ताकि आपका एक माइंडसेट प्रिपेयर रहता है कि हमारे किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, उससे रेलिवेंट हमें चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि हमें क्वेश्चंस को समझना, उन्हें डील करना और आंसर करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर हम कितनी भी ज़्यादा प्रिपरेशन कर लेते हैं लेकिन अगर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ट्रेंड, उसका पैटर्न हमें नहीं पता होता तो वी कांट डू लाइक एज मच एफिशिएंट एज कम्पेयर टू द स्टूडेंट जिसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ट्रेंड पता होता है। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए आपके एग्जाम के लिए प्लांट पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर में पूछे गए हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। Okay, so beginning with the first question, that is late blight is an important disease of potato. Okay, first statement is this. Second is Cophree Chipsona is the resistant to late blight in the plants. Okay, third is late blight is a viral disease of potato. एंड फोर्थ वन इज डिजीज फ्री सीड शुड बी प्लांटेड। ओके, तो जब भी अगर हम समझेंगे तो सही सारे पॉइंट्स, बट जब आपको क्वेश्चन को डील करना है आपको ये चीज देखनी है कि आपको ऑप्शंस कैसे दिए हैं। तो हेयर यू कैन सी दैट आपको ऑप्शंस में तीन जो स्टेटमेंट्स हैं वो ठीक दे रखी है इन्होंने। दैट मीन्स कि इन चारों में से सिर्फ कोई एक स्टेटमेंट ऐसी है जो कि गलत रहेगी। ठीक है, और अगर हम उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं वी नो नीड नॉट टू चेक अदर स्टेटमेंट्स, तो हमारा जल्दी हम आंसर कर सकते हैं इस चीज़ को, हमारा टाइम बहुत सेव हो जाएगा। तो अगर हम उस पैटर्न से चलते हैं तो अगर देखो कि यहाँ पर हम देखते चलते हैं फाइटोप्थोरा इज द कॉजल एजेंट। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज जो हम पैथोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि बेसिकली यहीं से जो हमारी मेजर प्लांट पैथोलॉजी की स्टडी स्टार्ट हुई है वो यहीं से हुई है, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू विच इंपॉर्टेंट इवेंट, दैट इज आयरिश फेमाइन। ओके, आयरिश फेमाइन जो कि 1845 के अंदर आया था। ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। दैट इज कॉज्ड बाय फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस एंड इट इज अ फंगल डिजीज। दिस इज अ फंगस। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। और इसके जो ये कॉजल ऑर्गेनिज्म था फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, इसको आइडेंटिफाई, ये नाम जो है कि ये किसने बताया था कि ये डिजीज जो है दैट इज कॉज्ड बाय फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, दैट वाज एंटन डी बेरी। एंड इन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटन डी बेरी को इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी या फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी या फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्लांट पैथोलॉजी। वर्ल्ड लेवल पर हम इन्हें जानते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब जब आपने इतनी एक आयरिश फेमाइन के बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ा तो उसके हिसाब से अगर फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता ये इसकी रेजिस्टेंट वैरायटी है या नहीं है, थर्ड स्टेटमेंट देखो, लेट ब्लाइट इज अ वायरल डिजीज ऑफ पोटैटो। और अभी हमने बात की कि लेट ब्लाइट क्या है, ये फाइटोप्थोरा है, दैट इज अ फंगस। तो इट इज अ फंगल डिजीज एंड नॉट अ वायरल डिजीज। अब यानी कि सी वाली स्टेटमेंट जो है वो तो डेफिनेटली गलत है। अब यहाँ ऑप्शन में देखो कि जिन जिन ऑप्शंस के अंदर सी आ रहा है ये ऑप्शंस आपके ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, ए, बी एंड डी। अब हम याद कर सकते हैं लेट ब्लाइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है दैट इज कॉज्ड बाय फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, इट इज अ फंगल डिजीज। इसकी वजह से जो फेमाइन आया था दैट वाज आयरिश फेमाइन, दैट इज इन 1845। ठीक है, आयरलैंड के अंदर आया था ये, आयरिश आयरलैंड में रहते हैं। ठीक है, और इसको जो इसकी लाइफ साइकिल की स्टडी की थी और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म बताया था दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय और स्टडीड बाय एंटन डी बेरी। और इन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्लांट पैथोलॉजी। इतना हमें क्लियर हुआ। इसके अलावा अब हमें क्या क्लियर होगा कि इससे रेजिस्टेंट वेराइटी जो है दैट इज कुफरी, क्योंकि CPRI कहाँ है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज इन कुफरी, और वहां से जो भी वैरायटी निकलती है दैट इज विद द नेम ऑफ कुफरी। तो कुफरी चिप्सोना जो है ये चिप्स मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, दैट इज रेजिस्टेंट टू लेट ब्लाइट इन द प्लांट्स। ओके, और ये जो डिजीज रहती है मेनली ट्यूबर्स में। पोटैटो के क्या होते हैं, ट्यूबर्स होते हैं, तो ये सीड बॉर्न, क्योंकि उसका सीड वही है, पोटैटो ही है, तो डिजीज फ्री सीड्स हमें इसके लिए प्लांट करने चाहिए। तो ये क्लियर हो गया हमें। ठीक है, यहाँ आप सिम्टम्स देख सकते हैं, ये ब्लाइट का सिम्टम है। ठीक है, लीफ के अंदर कंप्लीटली ब्लाइटिंग क्या होती है, बेसिकली जैसे जल जाता है, तो यहाँ लग रहा है आपको। ठीक है, बर्निंग दिख जाती है कंप्लीटली आपको यहाँ पर, ये कंप्लीट नेक्रोटिक रीजन है, डेड हो गया रीजन यहाँ पर ये।
ठीक है, तो लीफ तो आपको इस तरीके से ब्लाइटिंग अपीयरेंस दिखती है। ट्यूबर्स जो होते हैं इसके, पोटैटो ट्यूबर्स जो होते हैं, पोटैटो ट्यूबर्स जो है ये अंदर से गल जाते हैं, रोटिंग हो जाते हैं इन ट्यूबर्स के अंदर, जिसकी वजह से फाउल स्मेल आती है। ठीक है, जब भी कोई फ्रूट हम घर पे भी देखते हैं, सब्जी जब गल जाती है तो वहां से स्मेल आती है, तो इसकी वजह से यहाँ पर फाउल स्मेल आती है। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द लेट ब्लाइट। और इसके ही कॉम्प्लीमेंट्री आपका रहता है, दैट इज द अर्ली ब्लाइट। ओके, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है ये पोटैटो में भी होता है, टमाटो में भी होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेरिया। इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री हम बात कर रहे हैं, दैट इज अर्ली ब्लाइट, एंड अर्ली ब्लाइट इज कॉज्ड बाय अल्टरनेरिया सोलेनाई। अब अल्टरनेरिया से रिलेटेड जो भी आप डिजीज जब भी पढ़ते हो, तो अल्टरनेरिया की पहचान क्या होती है, जब भी आपको वहां पर कंसेंट्रिक रिंग्स दिखती है, इस तरीके का सिम्टम जो है ये हमें दिखता है, चाहे वो फ्रूट हो चाहे वो लीव्स हो। वेन एवर वी आर हेयर टू सी द टारगेट बोर्ड लाइक सिम्टम, इसे हम क्या बोलते हैं, टारगेट बोर्ड लाइक सिम्टम। ठीक है, टारगेट बोर्ड लाइक सिम्टम या फिर कंसेंट्रिक रिंग्स, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ द अल्टरनेरिया, कि वहां पे अल्टरनेरिया की वजह से डिजीज हुई है। सो अर्ली ब्लाइट इज बिकॉज ऑफ अल्टरनेरिया सोलेनाई एंड लेट ब्लाइट इज बिकॉज ऑफ द फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। चलिए, तो यहां आप देख सकते हैं कुफरी चिप्सोना जो है, दैट इज कुफरी चिप्सोना में चिप्सोना 1, 3, 5, दीज आर दी हाईली प्रोसेस्ड पोटैटो वेराइटीज, जिनके अंदर लेट ब्लाइट के लिए बहुत ज्यादा मेजर रेजिस्टेंट रहती है। और ये कहां से रिलीज हुई है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज CPRI शिमला। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर ये चिप्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अ मॉलिक्यूल कॉजिंग द प्लांट डिजीज हैविंग द स्पाइरल और द हेलिकल स्ट्रक्चर एंड कल्चरेबल ऑन द आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम इज एसोसिएटेड विद। अब यहां पर आपको कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक दिए और आपसे ये पूछा गया है दैट दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अगर हम यहां देखते हैं ऑप्शन में, ज़ैंथोमोनास, ज़ाइलेला, स्पाइरोप्लाज्मा, स्पाइरोकेट। अब इनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स क्या है, फर्स्टली हमारे पास पॉइंट है कि या तो उसकी जो शेप है, उसकी स्ट्रक्चर है, दैट इज स्पाइरल एंड हेलिकल, दैट मींस लाइक समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से स्ट्रक्चर होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इन्होंने दे रखा है हमें, दैट इज कि वो कल्चरेबल होना चाहिए, उसे हम आर्टिफिशियल मीडिया पर, लैब पर हम कल्चर कर पाए। तो ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ पर दे रखे। अब अगर हम यहाँ पर एक एक करके इनकी बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ज़ैंथोमोनास की, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया। और इनकी हम बात करते हैं तो मोस्टली जो प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं भाई, वो रोड शेप के होते हैं। मोस्टली जो प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आप देखोगे वो आपको रॉड शेप के दिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम एक एक करके इसके कैरेक्टर देखें, सबसे पहले आप देखो ज़ैंथोमोनास। तो ज़ैंथोमोनास की खास चीज क्या है, मेजर है ये। ठीक है, तो ये जो रहते हैं मोस्टली प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं, एक तो वो रॉड शेप्ड होते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मोस्टली ग्राम नेगेटिव नेचर के होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट, सभी नहीं बोलेंगे, मोस्ट ऑफ द प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर रोड शेप्ड एंड दे आर ग्राम नेगेटिव इन द नेचर। अब यहां पर क्या है, ज़ैंथोमोनास ग्राम नेगेटिव है, रॉड शेप्ड होता है, सिंगल पोलर फ्लैजिलम होता है इसके पास, इस तरीके से ये रोड शेप्ड है और एक सिंगल इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। इसको हम ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक कॉलोनी है, तो यहाँ पर कैसी बनती है, येलो कलर की कॉलोनीज जो है वो ज़ैंथोमोनास की बनती है। किस वजह से बनती है, क्योंकि ज़ैंथोमोनास के अंदर एक ज़ैंथोमोनाडिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से इनकी कॉलोनी का कलर येलो आता है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 1 इज ग्राम नेगेटिव, सेकेंड इज रोड शेप्ड, थर्ड इज सिंगल पोलर फ्लैजिलम। और जब सिंगल फ्लैजिला होता है, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं मोनोट्राइकस। ट्राइकस वर्ड यूज किया जाता है फॉर द फ्लैजिला। मोनो का मतलब होता है सिंगल, सिंगल फ्लैजिला रहेगा उसे हम बोलते हैं मोनोट्राइकस। ठीक है, ज़ैंथोमोनास की कॉलोनी कैसी होती है, येलो कलर की कॉलोनी होती है, किसकी वजह से बनती है, ज़ैंथोमोनाडिन पिगमेंट की वजह से बनती है। चलो, अब ज़ैंथोमोनास इसका आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि ऑल्दो हम इसे कल्चर तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी शेप्स जो है वो स्पाइरल नहीं है, इसकी शेप जो है दैट इज रोड शेप्ड। ठीक है, क्लियर हुआ। सेकंड आता है ज़ाइलेला। अब ज़ाइलेला भी होता है, ये भी डिजीज कॉज करता है, ये मेनली एक वायरस को ट्रांसमिट करता है, इसका नाम होता है ज़ाइलेला। जो मेजर स्पीशीज है दैट इज ज़ाइलेला फास्टिडियोसा। ज़ाइलेला फास्टिडियोसा जो है ये एक वायरल डिजीज को ट्रांसमिट करता है, दैट इज ग्रेप वाइन फैन लीफ,
दैट इज ग्रेप वाइन फैन लीफ। ठीक है, तो ये जाइला आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो आते हैं, ठीक है, ये दोनों ही जाइलम इनहेबिटिंग बैक्टीरियाज होते हैं। जो ऐसे बैक्टीरियाज जो जाइलम के अंदर मेनली रहते हैं, दैट आर जाइलम इनहेबिटिंग बैक्टीरिया। दो ही आप पढ़ोगे, एक आप पढ़ोगे इसके अंदर लीफ सोनिया जाइली, लीफ सोनिया जाइली, और एक हम पढ़ते हैं जाइलेला फास्टिडियोसा। दोनों में जाइला वर्ड है, इससे हमें ये चीज याद इजीली रहती है कि भाई ये कहाँ रहते हैं, ये जाइलम के अंदर रहते हैं। अब जो लीफ सोनिया जाइली होती है, ये कौन सी डिजीज करता है, ये करता है रेटून स्टंटिंग ऑफ शुगर केन। क्या करता है ये, रेटून स्टंटिंग। कैसे याद रखेंगे हम, आप कहोगे भाई नई नई चीजें हमें बता रहे हो, तो इसको बहुत इजीली आपको याद रखना है। इन फ्यूचर आप आईसीआर के लिए इसको बाद में अच्छे से पढ़ सकते हो, बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर कि लीफ के ऊपर कौन बैठा है, चूहा बैठा है, रैट बैठा है। तो लीफ सोनिया से क्या आ जाएगा, रैट आ जाएगा, रेटून स्टंटिंग आ जाएगा। अभी ठीक है, ज़ाइलेला फास्टिडियोसा जो है ये कौन से, ये ग्रेप वाइन फैन लीफ वायरस को, ग्रेप वाइन फैन लीफ वायरस को ये ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। ये दो ही मेन जाइलम इनहेबिटिंग बैक्टीरिया आपके, और जो ये जाइलम और फ्लोएम इनहेबिटिंग होते हैं इन्हें हम बोलते हैं फास्टिडियस वेस्कुलर बैक्टीरिया। ये हम थ्योरी में भी देखेंगे, फास्टिडियस वेस्कुलर बैक्टीरिया। तो ये फास्टिडियस वर्ड का मतलब होता है कि इन्हें हम कल्चर नॉर्मली नहीं कर सकते। नॉर्मल कोई भी ऐसे मीडिया पे हमारा पीडीए वगैरह, इनके ऊपर हम इन्हें कल्चर नहीं कर सकते हैं। तो जाइलेला जो है एक ग्राम नेगेटिव होता है, रॉड शेप्ड होता है, इनके पास फ्लैजिला नहीं होता है, और ये कल्चर करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। और हमें कहाँ मिलते हैं, ये हमें जाइलम में मिलते हैं। तो अब जाइलेला इसका आंसर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक तो कल्चर करने में भी डिफिकल्ट है, दूसरी चीज ये रोड शेप्ड होता है। ओके, थर्ड आता है हमारे पास स्पाइरोप्लाज्मा। स्पाइरोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा ये दोनों हम एमएलओज में पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं ये। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में, मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में हम पढ़ते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हम पढ़ते हैं फाइटोप्लाज्मा, और एक दूसरा होता है स्पाइरोप्लाज्मा। अब इनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि इन दोनों के पास ही सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। फाइटोप्लाज्मा और स्पाइरोप्लाज्मा दोनों के पास ही सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ये आते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल्स में। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इसकी शेप कैसी होती है, हेलिकल शेप होती है। सेल वॉल जो है वो इसके अंदर एब्सेंट होती है। ठीक है, और इन्हें हम कल्चर कर सकते हैं, दीज आर कल्चरेबल। ओके, ठीक है, और ये मेनली हमें कहाँ मिलते हैं, फ्लोएम सीव ट्यूब्स के अंदर ज्यादातर हमें देखने को मिलेंगे। किसके थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, लीफ होपर के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। और स्पाइरोप्लाज्मा की जो कॉलोनी बनती है, इसकी बहुत खास चीज है कि इसके अंदर फ्राइड एग शेप की कॉलोनी बनती है। फ्राइड एग कॉलोनी इसके अंदर बनती है। बस ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पूरे स्पाइरोप्लाज्मा के ध्यान रखने हैं। पहली चीज, इसकी जो शेप होती है दैट इज हेलिकल शेप के होते हैं ये। ठीक है, हेलिकल शेप होता है। दूसरी चीज, इसके पास सेल वॉल नहीं होती है, ना फाइटोप्लाज्मा पे होती है ना स्पाइरोप्लाज्मा में होती है, सेल वॉल दोनों में नहीं होती है। स्पाइरोप्लाज्मा की खास चीज क्या है, ये हेलिकल होती है, इसे हम कल्चर कर सकते हैं। मेनली हमें ये फ्लोएम के अंदर मिलते हैं, लीफ होपर के थ्रू मेनली ये ट्रांसमिट होते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर, और इनकी जो कॉलोनी बनती है कल्चर करने के बाद वो फ्राइड एग शेप कॉलोनी बनती है। ठीक है, अब यहां पर हमारा आंसर हमें मिल गया है कि यहां पर हेलिकल शेप भी है, प्लस दूसरी चीज इसको हम कल्चर भी कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, स्पाइरोप्लाज्मा। फोर्थ जो रहता है दैट इज स्पाइरोकाइट। स्पाइरोकाइट भी ऐसे हेलिकली कोइल्ड रहता है, ग्राम नेगेटिव है, इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इसके अंदर ये कॉर्क स्क्रू लाइक इस तरीके से ये मोबिलिटी जो है वो करता है। ठीक है, यहाँ पिक्चर देख सकते हो, ये आपके पास पहली पिक्चर है ज़ेंथोमोनास की, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर की रोड शेप्ड है, ये देखो। ठीक है जी, रोड शेप्ड आता है, येलो कलर की इसकी कॉलोनीज बनती है ज़ेंथोमोनाडिन पिगमेंट की वजह से। ओके, यहाँ आप देख सकते हो ये जाइलेला है, ये भी रोड शेप्ड है। ओके, यहाँ आप देख सकते हो आपके स्पाइरोप्लाज्मा को, स्पाइरोकाइट्स को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, दैट विल बी स्पाइरोप्लाज्मा। कि स्पाइरोप्लाज्मा स्पाइरल, नाम से पता लग रहा है ना, स्पाइरल शेप है ये, और इसको हम कल्चर भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है रिलेटेड टू फंजीसाइड। विच सिस्टेमिक फंजीसाइड इज यूज्ड एज अ सीड ट्रीटमेंट टू कंट्रोल द लूज स्मट ऑफ फीट। अब ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज है जिससे हम क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हम सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उसे हम डिस्कस भी करेंगे।
सबसे पहले हम थोड़ा सा लूज स्मट के बारे में जानते हैं। लूज स्मट जो है ये एक इंटरनली सीड बोर्न, अगर जहां भी इंटरनली सीड बोर्न डिजीज का नाम आता है, सबसे पहला नाम जो हमारे दिमाग में आना चाहिए दैट इज लूज स्मट ऑफ व्हीट। इंटरनली सीड बोर्न डिजीज है ये, और कंप्लीटली इंटरनल, ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल भी रह सकती है, कंप्लीटली एक्सक्लूसिवली इंटरनली सीड बोर्न डिजीज जो है दैट इज लूज स्मट ऑफ व्हीट। ठीक है, ये क्योंकि ये एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट होती है, चांस ही नहीं है उसके बाहर रहने का। ये कहाँ रहती है? एम्ब्रियो में रहती है। ठीक है, तो कंप्लीटली सीड बोर्न डिजीज होगी। ठीक है, अब स्मट क्या होता है? स्मट के केस में बेसिकली क्या होता है कि जो ग्रेन है, ठीक है, जो ग्रेन है, दीज ग्रेन्स आर कन्वर्टेड इनटू दीज स्मट स्पोर्स। ग्रेन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्मट के स्पोर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस डिजीज की खास बात ये है कि इसकी वजह से ही मेजरली जो हम दो एक ट्रीटमेंट पढ़ते हैं, वन इज द हॉट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, वन इज हॉट वाटर ट्रीटमेंट एंड सेकेंड इज द सोलर हीट ट्रीटमेंट। हॉट वाटर ट्रीटमेंट एंड सोलर हीट ट्रीटमेंट, ठीक है, ये दोनों मेजर ट्रीटमेंट किसके लिए दिए गए? फॉर दिस पर्टिकुलर डिजीज दैट इज लूज स्मट ऑफ व्हीट। ठीक है, सीड को ट्रीट करवाने के लिए दोनों ट्रीटमेंट जो दिए गए हैं, हॉट वाटर ट्रीटमेंट दिया था जेंसन ने एंड सोलर हीट ट्रीटमेंट दिया है लूथरा एंड सतार ने। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं सिस्टमिक फंजीसाइड। सिस्टमिक फंजीसाइड कौन सी होती है? ऐसी फंजीसाइड तो जहां पर आपने स्प्रे किया है वहां से पूरे प्लांट के अंदर वो मूव कर जाए, पूरे प्लांट में वो चली जाए, दैट इज सिस्टमिक। ठीक है, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, हम स्मट के केस में एक ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखते हैं दैट इज विटावेक्स। और विटावेक्स का नाम क्या होता है? कार्बोक्सिन। कार्बोक्सिन को हम क्या बोलते हैं? विटावेक्स बोलते हैं। कार्बोक्सिन को क्या बोलते हैं हम? विटावेक्स बोलते हैं एंड दिस इज मेनली यूज्ड फॉर दी स्मट फंजाई। इसके साथ इसी के ग्रुप में आता है ऑक्सीकार्बोक्सिन। ऑक्सीकार्बोक्सिन जो है इसे हम प्लांटावेक्स बोलते हैं, जो कि रस्ट के ट्रीटमेंट में यूज आता है। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, इसके अलावा अगर हम मेटालेक्सियल, मेटालेक्सियल जब भी आपके पास डाउनी मिल्ड्यू की अगर बात की गई है तो उसके केस में हम फटाफट आंसर क्या दे देंगे? मेटालेक्सियल आंसर दे देंगे हम। ठीक है, मेटालेक्सियल का नाम क्या होता है? ट्रेड नेम है इसका रिडोमिल मेनली। ओके, चलो सबसे पहले बात करते हैं वाइटावेक्स की। वाइटावेक्स को हम जनरली स्मट और बंट के केस में यूज करते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको यहाँ पर। और जो कार्बोक्सिन और ऑक्सी यानी विटावेक्स और प्लांटावेक्स दोनों ही क्या करते हैं? मेनली रेस्पिरेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये दोनों ही इन फंगस के रेस्पिरेशन को अफेक्ट करते हैं। जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ये उसको इनहिबिट करते हैं, जो कि रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। विटावेक्स और प्लांटावेक्स, विटावेक्स इज फॉर द स्मट, प्लांटावेक्स इज फॉर द रस्ट, ये दोनों ही रेस्पिरेशन को अफेक्ट करते हैं। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को ये इनहिबिट कर देते हैं। दूसरा हमारे पास थायाबेंडाजोल आता है, तो ये तो काफी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। इसे हम जनरली अगर आप याद भी रखो, थायाबेंडाजोल जो है ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस से बचाने के लिए यूज किया जाता है। मेटालेक्सियल अभी मैंने बताया रिडोमिल और एप्रिन के नाम से मेनली ये यूज किया जाता है, मेनली फॉर डाउनी मिल्ड्यू, डैम्पिंग ऑफ, इनके लिए आ जाता है। ठीक है, तो पीथियम, फाइटोप्थोरा और डाउनी मिल्ड्यू तीनों के तीनों ही ओमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं। पीथियम, फाइटोप्थोरा एंड डाउनी मिल्ड्यू तीनों के कंट्रोल के लिए हम क्या यूज करते हैं? ओमाइसिटीज के लिए मेटालेक्सियल का यूज करते हैं। ठीक है जी, और आ जाता है हमारे पास ट्राइडेमेफोन। ट्राइडेमेफोन का ट्रेड नेम होता है बेलिटॉन। ट्राइडेमेफोन को हम यूज करते हैं किसके लिए? पाउडरी मिल्ड्यू अरेस्ट। ये भी थोड़ा सा ब्रॉड रहता है। ओके, अब हमें क्या ध्यान रखना है? दैट फॉर द स्मट वी हैव रिमेंबर्ड अबाउट द वाइटावेक्स दैट इज कार्बोक्सिन एंड फॉर द रस्ट वी हैव रिमेंबर्ड द प्लांटावेक्स दैट इज ऑक्सीकार्बोक्सिन। चलो नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस हैव सिनोसिटिक माइसीलियम। कि भाई सिनोसिटिक माइसीलियम क्या होता है? सिनोसिटिक का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, कि भाई ये हाइफे है, अब इसके बीच में इस तरीके से कोई दीवार बनी ही नहीं हुई है, तो ये तो सेप्टा है, यानी कि जिसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। अब इस तरीके का हाइफे हो के अंदर कई सारे न्यूक्लियस है लेकिन कोई भी सेप्टेशन नहीं है, दिस इज नोन एज द सिनोसिटिक माइसीलियम या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड माइसीलियम। ठीक है, अब ये जो सिनोसिटिक होता है इसके मेजर कुछ ध्यान रखने हैं, तो बस ध्यान रख लो 4 एग्जांपल मेनली, तो राइजोपस, म्यूकर, ठीक है, इसके अलावा जो पहले हमने अभी ओमाइसिटीज वाले पढ़े वो सारे, पीथियम, फाइटोप्थोरा या डाउनी मिल्ड्यू, ये सभी के सभी क्या होते हैं? सिनोसिटिक होते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो, अभी हमने पढ़ा पीथियम क्या आता है हमारे पास, सिनोसिटिक होता है पीथियम, फाइटोप्थोरा, जो भी डाउनी मिल्ड्यू के जेनेराज होते हैं वो, राइजोपस म्यूकर, ये हमारे पास कौन से होते हैं, सिनोसिटिक माइसीलियम होते हैं, इनमें सेप्टेशंस जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होती है। तो बाकी फ्यूजेरियम, अल्टरनेरिया, एरिसिफे, इन सब के अंदर क्या होती है, सेप्टेशंस प्रेजेंट होती है। ओके, so what should be the optimum temperature range for the growth of mesophilic bacteria? अब टेम्परेचर रेंज के हिसाब से हम तीन मेनली देखते हैं। वन इज द साइक्रोफिलिक, देन वी हैव mesophilic, एंड देन वी हैव थर्मोफिलिक। अब थर्मो से तो नाम से पता लग रहा है हमें कि थर्मो मतलब जो ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर रहेगा, मीजो थोड़ा बीच वाला सा टेम्परेचर रहता है, एंड साइक्रो होता है जो कोल्ड टेम्परेचर पे रहते हैं। तो यहीं पर इनके आंसर दे रखे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो साइक्रोफिलिक बहुत कोल्ड यानी अराउंड 5-10 डिग्री सेल्सियस का, फिर मीडिएटर रह जाता है जो नॉर्मल हमारा रूम टेम्परेचर और ऐसे रहता है 25, 30, 40 तक का, वो मीजोफिलिक होता है। एंड थर्मोफिलिक जो होता है जो बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं, उस पर ग्रो कर सकते हैं, दे आर नोन एज द थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। अब याद रहेगा साइक्रो, मीजो से मीडियम, थर्मो से हाई, तो बचा कौन सा, साइक्रो, दैट विल बी लो टेम्परेचर। Okay, so firstly before going further I just have to discuss like few important points कि firstly तो ये mock test bundle, अब आपको लगेगा कि कल आपका एग्जाम हो जाएगा तो what is the use of this mock test bundle। तो इस mock test bundle के अंदर जो कि आपको सिर्फ 499 के अंदर मिल रहा है, इसमें आपको 50+ mock test मिलेंगे, जिसमें टॉपिक वाइज एंड लाइक सेक्शनल वाइज एंड कंप्लीट मॉक टेस्ट भी प्रेजेंट होंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आज अगर आप चाहो तो आज इसे जितना आप यूज कर सकते हो आप करो, एंड इसकी वैलिडिटी जो रहेगी वो आईसीआर की, जेआरएफ, एसआरएफ की एग्जाम तक रहेगी, तो तब तक भी आप इन्हें बहुत अच्छे से जो है वो यूज कर सकते हैं। ओके, सो मूविंग फर्दर, और वन मोर थिंग, जिस तरीके से हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जो वीडियो के नीचे जो गूगल लिंक प्रेजेंट है, आपको वो गूगल फॉर्म भरना है और व्हाट्सएप पे आपको जो है वो ये पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी, ताकि आप बहुत इजीली इसको रिवाइज कर पाओ। ओके ओके, सो नाउ वी आर हैविंग द टू स्टेटमेंट्स। Okay, two statement, the statement 1 that is like Berberis plant does not play role in the perpetuation of the Puccinia graminis forma specialis tritici. Second, rust pathogen spread from one plant to the another plant mostly by the wind blown spores. तो बस से पूछा है कि भाई दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, दोनों गलत हैं, whether the one is correct, which one is correct. Okay, so first important thing कि perpetuation का सिंपल मतलब होता है सर्वाइवल, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि बर्बरी के प्लांट का कोई रोल नहीं रहता है इस पक्सीनिया ग्रामिनिस के रस्ट पैथोजन के सर्वाइवल के लिए। पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई ये मेनली कौन सा कॉज करता है, दैट इज कॉजिंग द स्टेम रस्ट, या जिसे हम ब्लैक रस्ट बोलते हैं। ओके जी, तो इन्होंने बोला कि बर्बेरिस का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने बोली कि जो रस्ट के पैथोजन होते हैं वो मेनली अपने स्पोर्स के थ्रू, विंड के थ्रू डिस्पर्स होते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट में। तो रस्ट का हमें पता है कि रस्ट के स्पोर्स जो होते हैं, ड्राई स्पोर्स, ये मेनली किसके थ्रू जाते हैं, विंड के थ्रू जाते हैं। और बर्बेरी ऑब्वियसली प्ले करती है रोल, क्योंकि बर्बेरी जो होता है वो स्टेम रस्ट का अल्टरनेट होस्ट होता है, ठीक है जी, अल्टरनेट होस्ट होता है, तो ये उसके सर्वाइवल के अंदर हेल्प करता है। एक और अल्टरनेट होस्ट होता है, कोलेटरल होस्ट होता है, दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि कोलेटरल होस्ट जो होता है वो सेम फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे अगर आप राइस की कोई डिजीज पढ़ रहे हो तो राइस जो है वो ग्रामिनी से बिलोंग करता है, तो अगर उसका पैथोजन किसी ग्रामिनी फैमिली के ही वीड या किसी और प्लांट में सर्वाइव कर रहा है तो वो उसका कोलेटरल होस्ट है, वो सेम फैमिली से बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर वो किसी डिफरेंट फैमिली, यानी अगर ग्रामिनी का कोई पैथोजन लेग्यूम के कोई प्लांट के अंदर सर्वाइव कर रहा है तो वो उसका अल्टरनेट होस्ट होगा, क्योंकि वो डिफरेंट फैमिली से बिलोंग कर रहा है। बस ये फर्क रहता है। तो बारबेरी जो है दैट इज द अल्टरनेट होस्ट ऑफ द स्टेम रस्ट, तो ये इसके सर्वाइवल में हेल्प करता है, यानी ये स्टेटमेंट जो है दैट इज रॉन्ग। ओके, सेकंड क्या है, रस्ट के पैथोजेंस जो है इसके अंदर मेनली जो सेम सीजन में डिजीज कॉज करते हैं दैट इज यूरिडियोस्पोर, और यूरिडियोस्पोर को हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग स्पोर बोलते हैं। यूरिडियोस्पोर को हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग स्पोर करते हैं, जो पूरे, अगर आपके एक प्लांट में रस्ट आ गई तो बाकी सब में बहुत इजीली फैल जाती है वो, और ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द डिस्पोजल ऑफ द यूरिडियोस्पोर, ठीक है। तो रस्ट के स्पोर जो होते हैं वो प्लांट टू प्लांट मोस्टली विंड के थ्रू, स्पोर्स के थ्रू ये स्प्रेड हो जाते हैं, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज
करेक्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रस्ट से रिलेटेड आपको यहां पर पता लग गया 3 रस्ट होती है मेनली। वन इज द ब्लैक रस्ट, सेकेंड इज द ब्राउन रस्ट, ऑरेंज या ब्राउन रस्ट लिखा होता है इसे, एंड थर्ड वन इज द येलो रस्ट। ठीक है, सो व्हीट के अंदर मेनली 3 इंपॉर्टेंट रस्ट हम पढ़ते हैं। ब्लैक रस्ट जो है ये मेनली स्टेम पर ज्यादा आती है, इसको हम स्टेम रस्ट भी बोलते हैं। ब्राउन वाले को हम बोलते हैं लीफ रस्ट एंड दिस इज नोन एज द स्ट्राइप रस्ट। ठीक है, दिस इज कॉज्ड बाय पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रेटिसाई। ठीक है, पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रेटिसाई, दिस इज नोन एज पक्सीनिया रेकॉन्डिटा। ब्राउन रस्ट या लीफ रस्ट को हम बोलते हैं पक्सीनिया रेकॉन्डिटा, और इसका तो नाम से ही हो गया पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस। ठीक है, अब इसमें जो आपको रस्ट के पुस्ट्यूल्स दिखते हैं जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होती हैं, उसे हम क्या यहाँ पर ब्लैक कलर के या ब्राउन और यहाँ पर येलो कलर के मिलेंगे। ठीक है, तो मेनली जो इसके स्पोर्स होते हैं तीनों में ही, दैट इज यूरिडियोस्पोर, जो मेनली इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जब सीजन खत्म होता है तब ये यूरिडियोस्पोर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, टीलियोस्पोर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं सीजन एंड के अंदर। ठीक है, और ये ब्लैक कलर का होता है। ओके, सबसे पहले जो आती है दैट इज येलो रस्ट, जो कि दिसंबर एंड से जनवरी तक आ जाती है। जैन के अंदर आपको ये दिखती है और मार्च अप्रैल में आती है ब्लैक रस्ट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, और एक इसका अल्टरनेट होस्ट, तो ब्लैक रस्ट का अल्टरनेट होस्ट होता है बर्बेरिस। ठीक है, और इसका जो होता है दैट इज थैलिक्ट्रम। ओके, इसका अभी करंटली रिपोर्ट नहीं किया गया है। तो इसके अंदर बर्बरीस और महोनिया लिखा होता है, बर्बरीस एंड महोनिया, इसमें थैलिक्ट्रम एंड आइसोपायरोन। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज जो हम पढ़ते हैं वो एक हम वीट रस्ट पढ़ते हैं, एक हम लूस मट पढ़ते हैं। 2 इंपॉर्टेंट रहती है। पहले हमने लूस मट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा, अभी हमें रस्ट के तीनों रस्ट के कॉजल ऑर्गेनिज्म और इनका अल्टरनेट होस्ट तो हमें स्पेशली पता होना चाहिए। ओके जी, चलो, ग्रीन ईयर डिजीज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ग्रीन ईयर डिजीज हम किसके अंदर पढ़ते हैं, आप सभी को पता है, दैट इज दी बाजरा। ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ पर्ल मिलेट और दी बाजरा, और इसे हम ग्रीन ईयर के साथ डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा भी बोलते हैं। इसके दोनों नाम होते हैं, ग्रीन ईयर एंड डाउनी मिल्ड्यू, बिकॉज इसमें आपको 2 तरीके के सिम्टम दिखते हैं। ठीक है, तो डाउनी मिल्ड्यू का जो कैरेक्टरिस्टिक किसी भी क्रॉप के अंदर अगर आप बात करें तो कभी भी डाउनी मिल्ड्यू आपको अलग अलग नहीं याद करना होता, कॉमनली चीजों को याद करो तो बहुत इजीली रिवाइज हो जाती हैं आपकी। डाउनी मिल्ड्यू जब भी नाम आएगा ना, तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि इसकी जो लोअर लीफ सरफेस है, लोअर सरफेस जो है, यहां पर आपको नीचे की तरफ इस तरीके से माइसीलियल ग्रोथ दिखती है। ठीक है, लोअर लीफ सरफेस के ऊपर हमें माइसीलियल ग्रोथ दिखती है, जो कि इसमें स्पोरेंजिया होता है। तो बेसिकली हमें ये डाउनी मिल्ड्यू के स्पोरेंजिया दिखते हैं। और इसी के ऊपर नीचे तरफ आपको ये दिखेगी, ऊपर लीफ की सरफेस के ऊपर हमें यहां पर क्लोरोसिस दिखती है, यानी येलोइंग दिखती है, येलोइंग या फिर क्लोरोसिस। ठीक है, इसलिए हम इसको, ये डाउनी मिल्ड्यू होगा। ग्रीन ईयर का मतलब क्या होता है, यहाँ पिक्चर देखो, तो ग्रीन ईयर डिजीज का मतलब क्या होता है कि इसमें जो फ्लावरिंग पार्ट होता है, फ्लावरिंग पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन वेजिटेटिव पार्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फ्लावरिंग पार्ट किस में कन्वर्ट होता है, ग्रीन वेजिटेटिव पार्ट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरीके के सिम्टम जो है ये आपको दिखते हैं। दिस इज द ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ द बाजरा। ठीक है, इसके अलावा बाजरा के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमें एक अर्गट इंपॉर्टेंट डिजीज आती है इसकी। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्लेविसेप्स परप्यूरिया की वजह से होती है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया की वजह से होती है। और इसके अंदर खास इंपॉर्टेंट चीज अर्गट में ये होती है कि अर्गट के अंदर इस डिजीज में ये क्लेविसेप्स जो होता है ये बनाता है स्क्लेरोशिया, जो कि हार्ड डोरमेंट स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जहां भी अर्गट रहती है तो एक क्लेविसेप्स क्या बनाता है, हार्ड डोरमेंट स्ट्रक्चर बनाता है अपने सर्वाइवल के लिए, दैट इज स्क्लेरोशिया। इस स्क्लेरोशिया के अंदर कुछ एल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ एल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से, मतलब ये टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां होती है, इवन ह्यूमंस को भी। ठीक है, तो इसके अंदर कई, और मेजरली जो एक टॉक्सिन आप पढ़ते हो जिसको पढ़ते हो LSD,
तो ये LSD जो टॉक्सिन होता है, ये एल्केलॉइड है, ये प्रेजेंट होता है स्क्लेरोशिया के अंदर, और जिसकी वजह से कई सारी डिजीजेस या बीमारियां रहती हैं। और इससे रिलेटेड ही हिस्ट्री के अंदर एक आता है सेंट एंथनी फायर। तो भी आपको डिटेल में नहीं जाना, तो सेंट एंथनी फायर या फिर हम अगर अर्गटिज्म बोल दें तो ये किससे रिलेटेड है? अर्गट से रिलेटेड है, इतना ध्यान रखना है हमें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज रहती है, एक तो अर्गट हमें ध्यान रखनी है, एक ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ दी बाजरा, दैट इज पर्ल मिलेट आ गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, पहले तो हमें हर क्वेश्चन में ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि उन्होंने पूछा है करेक्ट या नॉट करेक्ट। इसमें इन्होंने पूछा है विच इज एसोसिएटेड, विच इज नॉट एसोसिएटेड। तो कई बार हम जल्दबाजी में ये चीज नहीं देखते हैं और वहां पर हम क्वेश्चन जो है वो हमारी नॉलेज ठीक होती है, लेकिन हम सिर्फ क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो हम गलत कराते हैं, तो हमें ये नहीं करना। Which of the following is not associated with causing the wilt disease in the plants? अब wilt क्या होता है? wilt का मतलब होता है कि मुरझा जाना, सिंपल लैंग्वेज के अंदर। तो विल्टिंग क्या होती है कि जब प्लांट के अंदर प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं हो पाती, तो विल्टिंग बेसिकली ये डिजीज है। तो पैथोजन की वजह से अगर प्रॉपरली पानी और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बाकी प्लांट पार्ट्स में नहीं हो पाती है, ड्यू टू विच द प्लांट्स आर लीव्स आर ड्रूप डाउन, इस तरीके से, ठीक है, ड्रूप डाउन हो जाती हैं, इसे हम बोलते हैं विल्ट। ठीक है, तो विल्ट कॉज करने वाले मेजर जेनेरा कौन से होते हैं? फ्यूजेरियम इज द मोस्ट कॉमन जो हमें पता होता है, फ्यूजेरियम विल्ट। ठीक है, इसके अलावा वर्टिसिलियम विल्ट, तो फ्यूजेरियम और वर्टिसिलियम भाई भाई हम साथ में पढ़ते हैं, तो ये दोनों ही जो है ये विल्ट कॉज करते हैं। और इसके अलावा ये दोनों मेजर जेनेरा होते हैं फ्यूजेरियम और वर्टिसिलियम, जो कि फंगल विल्ट कॉज करते हैं। ठीक है, और एक अब जो विल्ट होती है दैट इज बोथ बिकॉज ऑफ फंगल एज वेल एज बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियल विल्ट करने वाला जो वन ऑफ द मेजर जेनेरा आपका होता है दैट इज राल्स्टोनिया। तो राल्स्टोनिया सोलनेरियम इज द मेजर जेनेरा दैट इज कॉजिंग द बैक्टीरियल विल्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। फंगल के केस में फ्यूजेरियम और वर्टिसिलियम आ जाते हैं, राल्स्टोनिया जो है दैट इज कॉजिंग दी बैक्टीरियल विल्ट। अब स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है, स्ट्रेप्टोमाइसिस विल्ट कॉज नहीं करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस से होने वाली मेजर जो डिजीज हम पढ़ते हैं दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिस कैबिस, जो कि क्या कॉज करता है? कॉमन स्कैब ऑफ पोटैटो, दैट इज कॉजिंग दी कॉमन स्कैब ऑफ पोटैटो। ठीक है, ओके चल अब आते हैं साइंटिस्ट। तो हिस्ट्री तो बहुत डायरेक्ट चीज है, जैसे मैच द फॉलोइंग में अगर आपको जितने भी मैंने ऑप्शंस देखे हैं तो आपको बहुत ध्यान से ना पहले ऑप्शंस में देखा करो। यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन होता है कि अगर आपको एक भी इनमें से पता है तो आप आंसर कर सकते हो, आपको सभी पढ़ने की नीड है ही नहीं। ठीक है, जैसे हम यहाँ देखते हैं तो अगर इनमें से हमें किसी एक को फॉर श्योर हमें पता होना चाहिए, तो हमें किसके बारे में अगर मान लो पता है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ आपको कि मुझे बेजरनिक के बारे में पता है कि जो बेजरनिक है उन्हें हम फादर ऑफ वायरोलॉजी बोलते हैं, फादर ऑफ प्लांट वायरोलॉजी हम बेजरनिक को बोलते हैं। तो वायरस से रिलेटेड, या अगर हमें फादर भी नहीं पता, इतना पता बेजरनिक का नाम वायरस से रिलेटेड है, तो यहाँ पर एक ही ऐसा है कंफर्म्ड फाइंडिंग द फर्स्ट वायरस, तो ए का जो आएगा वो 3 आएगा, तो यानी कि 2 ऑप्शंस हमने डिटेक्ट कर दी। ठीक है भाई, अब इस दोनों के अंदर अब हमें देखना है किसके बारे में, डी का 2 है। तो टीजे बुरिल जो है इन्होंने पहली बैक्टीरियल डिजीज बताई थी प्लांट्स में, एंड दैट वाज फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर। तो टीजे बुरिल ने पहली प्लांट बैक्टीरियल डिजीज बताई थी, दैट वाज फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर। किसकी वजह से होती है ये? दैट इज बिकॉज ऑफ अर्वीनिया अमाइलोवोरा। Arvenia amylovora caused the fire blight of apple and pear, and this was the first bacterial disease in the plants. किसने बताई थी? टीजे बुरिल ने बताई थी। 2 क्लियर हो गए। अब बचा हमारे पास एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। अब इन्होंने कॉच से कॉच पोस्टुलेट, अरे भाई कुछ और देखो ही मत यहाँ पर, चाहे पहले यही देख लो। रॉबर्ट कॉच ने क्या किया? कॉच पोस्टुलेट्स की। तो सी का क्या आ गया हमारे पास? 4 आया यहाँ पे। तो आंसर में क्या आ जाएगा हमारे पास? A3 बेजरनिक फॉर द फर्स्ट, जिनको फादर ऑफ वायरोलॉजी बोलते हैं, जिन्होंने सबसे पहले वायरस टर्म दी है। ठीक है, दूसरी चीज एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया था, फर्स्ट लिविंग सेल बताई थी, एंड दैट वाज बैक्टीरिया। रॉबर्ट कॉच ने कॉच पोस्टुलेट्स दिए थे, टीचे बुरिल ने फर्स्ट प्लांट बैक्टीरियल डिजीज दी है। तो आंसर विल बी दी 3rd ऑप्शन।
Then we have wheat rust is a seed-borne disease. Second statement, loose smut is an internally seed-borne disease. अभी हमने बात की loose smut of wheat जो है वो internally seed-borne disease है, यानी second statement तो definitely true है. अभी हमने पहले देखा कि भाई जो wheat rust होती है ये किसके थ्रू डिस्पोज हो रही है, air-borne disease है. This is not a seed-borne disease. इसके स्पोर्स एयर के थ्रू जाते हैं, ठीक है, तो दैट इज एयर बॉर्न डिजीज एंड नॉट सीड बॉर्न डिजीज. इसका आंसर क्या आएगा, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू बिकॉज रस्ट इज एन एयर बॉर्न डिजीज. ठीक है, चलो अब हमारे पास आता है यहां पर मैच करने आपको हेलोफाइट्स, लिथोफाइट, जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट्स. चलो भाई, अब यहां पर सिर्फ आप डी देख लो. हाइड्रो से वर्ड क्या ध्यान आता है, हमें वाटर का पता लगता है. हाइड्रो रिलेटेड टू दी वाटर. वाटर वाला हमारे पास एक ही है, दैट मीन्स डी का जो है वो 4 आएगा. ऑप्शंस देखने की नीड ही नहीं है इसके अंदर, बाकी हमें ऑटोमेटिकली क्लियर हो गए. ठीक है, तो आंसर तो हमें पता लग गया. अब हम देख लेते हैं. जेरोफिटिक हम जनरली बोलते हैं जो ड्राइड कंडीशन में, डेजर्ट कंडीशन में रहते हैं, उनके लिए हम जेरोफिटिक यूज करते हैं. लिथो वर्ड रॉक के लिए यूज किया जाता है और हेलो जो है वो सेलाइन कंडीशंस के लिए, सॉल्टी कंडीशंस के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, सो हेलोफाइट्स जो है ये किससे रिलेटेड होते हैं, सेलाइन सॉल्ट कंडीशन से रिलेटेड रहते हैं. जेरो वर्ड ड्राई कंडीशन है, डेजर्ट वाली कंडीशन होती है. हाइड्रो आपको बताने की जरूरत नहीं है, दैट इज वाटर. एंड लिथो इज रिलेटेड टू दी रॉक्स. ठीक है, ऐसे प्लांट जो रॉक्स पर ग्रो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं लिथोफाइट्स. तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ए ऑप्शन. चलो, which is not true about the mycorrhiza fungi. अब mycorrhiza क्या होता है, mycorrhiza is a symbiotic association और the mutualism होता है. symbiotic association होता है, किसके बीच में होता है ये symbiotic association between fungus and roots of higher plants. fungus and roots of higher plants के बीच में, ठीक है, क्या होता है यहाँ पर सिम्बायोटिक. सिम्बायोसिस क्या होता है यहाँ पर कि इसमें जो दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं दोनों को ही यहाँ पर बेनिफिट हो रहा होता है. यहाँ पर फंगस को भी बेनिफिट है, यहाँ पर प्लांट्स को भी बेनिफिट है. कैसे बेनिफिट होता है, फंगस को तो प्लांट्स के थ्रू खाना पीना मिल जाता है, तो जो प्लांट्स होते हैं वो फंगस को फूड और शेल्टर देते हैं. ठीक है, फूड और शेल्टर देते हैं फंगस को, और बदले में फंगस जो है वो इन्हें न्यूट्रिएंट देती है सॉइल से एब्जॉर्ब करके. ठीक है, इनके जो सॉइल में जाके ये फास्फोरस को सॉल्युबलाइज कर देती है. फास्फोरस को, जो अनअवेलेबल फास्फोरस होता है उसे ये सॉल्युबलाइज करके अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, तो प्लांट को बहुत अच्छे से फास्फोरस मिल जाता है. तो ये दोनों ही इसके अंदर बेनिफिट होते हैं. प्लांट इन्हें खाना पानी दे देते हैं, रहने का दे देते हैं, और न्यूट्रिएंट्स वगैरह का काम या पानी का काम जो है वो फंगस कर लेती है. तो ये म्यूचुअलिस्टिक या सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन द फंगस एंड द रूट ऑफ हायर प्लांट्स. माइकोराइजा किसने दी हुई है टर्म, दैट इज ए बी फ्रैंक. वेरी फ्रैंकली इन्होंने माइकोराइजा टर्म दी गई है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है. मेजरली क्या बताना, कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है. ठीक है, तो हमने बोला रूट्स के साथ एसोसिएटेड है, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. सिम्बायोन्ट्स होते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है. अभी हमने बात की कि भाई फंगस का काम क्या होता है. फंगस का काम होता है मेनली फास्फोरस को सॉल्युबलाइज करके प्लांट को अवेलेबल कराना, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है. तो आंसर कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, दैट इज नाइट्रोजन गैदरर. ओके, तो ये क्लियर हो गया हमें. चलो भाई, अगला हमारे पास आता है दैट इज टोस्पोवायरस. टोस्पोवायरस इज रिलेटेड टू, टोस्पोवायरस पहले तो क्या होता है, टोस्पोवायरस इज टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस. टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस. ठीक है, ये एक नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है. नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस जो है वो होता है टोस्पोवायरस. वैसे तो ये कई सारी क्रॉप्स में डिजीज कॉज करता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आंसर आएगा दैट विल बी द अनियन. अगर एक हमें मेन देखना है दैट इज कि किसमें किससे सबसे ज्यादा रिलेटेड होता है, दैट इज फॉर द अनियन. तो ये आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा. ओके, FSSAI has been established under the Food Safety and Standard Act. जो हम यहाँ पर FSSAI आपकी FCI वगैरह की पोस्ट वगैरह निकालते हैं, ठीक है, FSO वगैरह की पोस्ट निकालते हैं, तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी इस एक्ट में, दैट इज इन द 2006. तो 2006 में FSSAI जो है इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है. कौन से एक्ट के अंदर हुई है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अंदर हुई है.
अभी हमने बात करी थी डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा के बारे में, जिसे हम ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा भी बोलते हैं। ठीक है, किसकी वजह से कॉज होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला क्या कॉज करता है? डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा। स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, ये क्या कॉज करता है? बाजरा में डाउनी मिल्ड्यू करता है। अब अगर ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है तो देखो, सोरगाई नहीं है, सोरगम से रिलेटेड है। सेकेरम शुगर केन से रिलेटेड होता है। ठीक है, पेरानोस्पोरा पैरासिटिका भी जो है वो इसके अंदर हमारे पास नहीं आता है, कुकुरबिट्स वगैरह के अंदर आता है। तो ये जनरली क्रूसीफर्स वगैरह से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो हमारे पास मेन ग्रामिनी फैमिली से बिलोंग करता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट गेस कौन सा जाएगा? अगर हमें नहीं भी पता है तो गेस सबसे अच्छा कौन सा लगेगा? स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, दैट इज कॉजिंग द डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पर्ल मिलेट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द करनाल बंट ऑफ व्हीट। करनाल बंट ऑफ व्हीट भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती है, बिकॉज ये जो सबसे पहले रिपोर्ट की गई थी वो इंडिया में रिपोर्ट की गई थी सबसे पहले, एंड दैट इज बाय द मित्रा। मित्रा नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1931 के अंदर इन्होंने सबसे पहले इसे रिपोर्ट किया था फ्रॉम द करनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? करनाल बंट बोलते हैं। तो पहले तो मित्रा ने इसका नाम जो था वो रखा था टिलेशिया इंडिका। सबसे पहले मित्रा ने इसका नाम रखा था टिलेशिया इंडिका। बाद में बीबी मुंडकर जो है साइंटिस्ट, बीबी मुंडकर जो है, इन्होंने इसका नाम चेंज करके कर दिया था नियोवोशिया इंडिका। ओके, तो कितनी सारी चीजें हमें पता लगी यहाँ पे। द करनाल बंट ऑफ व्हीट वॉज फर्स्टली रिपोर्टेड बाय विच साइंटिस्ट? दैट इज मित्रा। कब रिपोर्ट की थी? 1931 में रिपोर्ट की थी। कहाँ की थी? करनाल क्यों? बिकॉज करनाल से रिपोर्ट हुई है। सबसे पहले इसका नाम था टिलेशिया इंडिका, लेकिन बाद में बेबी मुंडकर ने इसका नाम क्या रख दिया था? नियोवोशिया इंडिका। यहां से ध्यान रखो, बेबी मुंडकर इंडियन पर्सपेक्टिव से बहुत मेजर साइंटिस्ट है, और इनकी बुक का नाम है फंजाई एंड प्लांट डिजीजेस। फंजाई एंड प्लांट डिसीजेस। और ये इसीलिए पूछते हैं क्योंकि ये कंफ्यूजिंग होती है। एक ईजे बटलर की बुक है, दैट इज फंजाई एंड डिजीजेस इन प्लांट्स। फंजाई एंड डिजीजेस इन प्लांट्स। ठीक है, तो जहां पर भी प्लांट पहले आया है, डिजीज से प्लांट पहले आया, तो आंख मूंद कर आंसर करना है, तो बीबी मूंद कर आंसर आएगा। और जहां डिजीज पहले आई है वहां बटलर आएगा। ठीक है, जहां प्लांट पहले लिखा हुआ है दैट इज बीबी मुंडकर, ये उनकी बुक है। तो यह आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? दैट इज नियोवोशिया इंडिका। ठीक है, पनामा विल्ट इज एसोसिएटेड विद विच क्रॉप? तो पनामा विल्ट जो है, ये पनामा जो है वो एक आइलैंड का नाम है, उसके हिसाब से है। तो ये बनाना की बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज होती है। ये बनाना की फंगल विल्ट होती है। ठीक है, बनाना के अंदर दो मेजर तरीके की विल्ट डिजीज हम पढ़ते हैं। वन इज द फंगल विल्ट एंड वन इज द बैक्टीरियल विल्ट। ठीक है, फंगल विल्ट को नाम दिया गया है पनामा विल्ट, जो कि मेजर जो हम फंगल जेनेरा पढ़ते हैं तो ये होती है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फॉर्मा स्पेशलिस क्यूबेंस। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फॉर्मा स्पेशलिस क्यूबेंस की वजह से। बैक्टीरिया वाली जो है इसको नाम दिया है मोकोविल्ट। और अभी मैंने आपको बताया था बैक्टीरियल विल्ट कॉज करने वाला सबसे मेजर जेनेरा कौन सा है? दैट इज राल्स्टोनिया सोलेनसियरम। राल्स्टोनिया सोलेनसियरम ये कॉज करता है बैक्टीरियल विल्ट ऑफ बनाना। तो बनाना में ये दो इंपॉर्टेंट विल्ट डिजीज होती हैं, वन इज द फंगल, वन इज द बैक्टीरियल। फंगल विल्ट को हम बोलते हैं पनामा विल्ट, बैक्टीरियल विल्ट को बोला जाता है मोकोविल्ट। ठीक है, पनामा विल्ट इज बिकॉज ऑफ फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फॉर्मा स्पेशलिस क्यूबेंस, एंड बैक्टीरियल विल्ट इज बिकॉज ऑफ राल्स्टोनिया सोलेनरिशियम। नाउ वी हैव वैम। वैम क्या होता है? वेसिक्युलर, वेसिकल आर्बिस्क्यूलर माइकोराइजा। ठीक है, अब इसको ये क्यों बोला माइकोराइजा? हमें पता है दैट इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन दी
फंजाई एंड द रूट ऑफ द हायर प्लांट्स। अब यहाँ पर वेसिकुलर आर्बस्क्यूल, क्योंकि ये माइकोराइजल एसोसिएशन में दो मेनली स्ट्रक्चर बनाता है, जो फंगस होता है वो प्लांट में दो मेजर स्ट्रक्चर बनाता है, वन इज द वेसिकल्स एंड अनदर वन इज द आर्बस्क्यूल्स। ठीक है, वेसिकल्स जो होता है, वेसिकल्स का काम होता है स्टोरेज का, फूड को स्टोर करके रखने का काम होता है। आर्बस्क्यूल्स जो होते हैं वो होस्टोरिया की तरह काम करते हैं, यानी इसका जो होता है वो मेनली काम होता है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का काम होता है आर्बस्क्यूल्स का। ये दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है वो इस माइकोराइजल एसोसिएशन के अंदर आपको देखने को मिलेगी, इसीलिए इसे बोलते हैं वेसिकुलर आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा। तो ये किससे रिलेटेड हो गई? फंगस से, बिकॉज ऑब्वियसली माइकोराइजा है। तो यहां पर क्या आ जाएगा आंसर? दैट इज फंजाई। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द ट्रिस्टेजा वायरस इज एसोसिएटेड विद। तो ट्रिस्टेजा वायरस जो है ये एसोसिएटेड होता है आपका सिट्रस से, क्योंकि सिट्रस की मेजर वायरल डिजीज है, दैट इज सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस। ठीक है, सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस। तो किससे रिलेटेड है ये? सिट्रस से। इससे रिलेटेड एक इसका इंडिकेटर प्लांट होता है। इंडिकेटर प्लांट क्या होता है कि भाई अगर आपको पता नहीं है कि यहाँ पर कौन सा वायरल डिजीज आया है, तो आप एक ऐसे प्लांट के ऊपर उसका ट्रांसमिट करवा के देखते हो कि भाई अगर इस पे अगर डिजीज आई, दैट मीन्स फॉर श्योर कि ये सिट्रस डिस्टीज होगा। यानी उसके लिए सबसे सेंसिटिव प्लांट कौन सा है कि जिसके ऊपर आपको सबसे मेजर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उस प्लांट को हम इंडिकेटर प्लांट बोलते हैं, जो सबसे मेजरली इंडिकेट कर देता है कि यही पैथोजन का अटैक हुआ है। ठीक है, तो ट्रिस्टेजा का मैंने कैसे याद रखा था कि बहुत तेज आपको क्या डालना है, एक कागज लेना है, उस कागज में बोल डाल के और बहुत तेज फेंकनी है, या फिर कागज में नींबू डाल के अपने छत से बहुत तेज फेंका। तो इसका जो इंडिकेटर प्लांट होता है दैट इज कागजी लाइम। ठीक है, ओके। अब आता है हमारे पास एक टर्म पूछे इन्होंने सिम्टम्स के बेसिस पर, एंड दैट इज फैंगिंग। फैंगिंग टर्म का क्या होता है? यहाँ पर आपको एक फोटो दिख रही है, तो यहाँ पर आपको ना अलग अलग तरीके की रूट्स दिख रही हैं यहाँ पे। तो ये जो फैंगिंग टर्म होती है, दिस इज रिलेटेड टू द डीफॉर्म्ड रूट्स। अगर रूट की नॉर्मल स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, वो डीफॉर्म हो जाते हैं, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं दैट इज फैंगिंग। तो फैंगिंग किससे रिलेटेड होती है? रूट्स के डीफॉर्मेशन से रिलेटेड होती है। ठीक है, चलो अब हमारे पास आते हैं, अगेन मैच है, और यहां पर कुछ सिम्टम से रिलेटेड आपको मैच द फॉलोइंग दे रखे हैं। पहला है डाउनी मिल्ड्यू। अभी मैंने आपको बताई थी कि डाउनी मिल्ड्यू के अंदर कैसी आती है? लोअर सरफेस पे माइसीलियल दिखता है, फंगल ग्रोथ दिखती है, तो कॉटनी ग्रोथ ऑन दी होस्ट सरफेस। ठीक है, दूसरा हमें दे रखा है ब्लाइट है। ब्लाइट का मैंने आपको बोला था कि बर्न्ड, जली हुई अपीयरेंस आती है। तो चलो मान लो डाउनी मिल्ड्यू नहीं देखा, तो ब्लाइट का क्या पढ़ा हमने? बर्न्ड अपीयरेंस आती है, यानी कि बी का जो है वो 4 आना चाहिए। अब यहाँ पर सिर्फ दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें बी का 4 आ रहा है। अब ए का क्या आ रहा है? या तो 3rd है या 1 है। 1 में क्या दे रखा है? डेड एरियाज ऑन द स्टेम बार्क, और दूसरा हमारे पास 3rd है दैट इज कॉटनी ग्रोथ। तो दोनों में ज्यादा हमने क्या पढ़ा है कि डाउनी मिल्ड्यू के अंदर लोअर सरफेस पे फंगल की ग्रोथ दिखती है वहां पे। तो डाउनी मिल्ड्यू का क्या आ जाएगा हमारे पास? दैट इज कॉटनी ग्रोथ ऑन द होस्ट सरफेस। ब्लाइट क्या होता है? जल जाता है प्लांट, बर्न्ट अपीयरेंस दिखती है। कैंकर क्या होता है? कंकर जैसा डेड एरिया हमें दिखता है स्टेम बार की वजह से। सिट्रस कैंकर भी आपको दिखता है मेजर। एंथ्रेक्नोज, जब भी एंथ्रेक्नोज सिम्टम आता है, एंथ्रेक्नोज के सिम्टम्स में आपको क्या दिखता है? यहां देखो अच्छे से। ठीक है, ये होती है कैंकरस ग्रोथ, दिस इज कैंकरस ग्रोथ। ये डेड नेक्रोटिक टिश्यू आपको बार्क के ऊपर दिख रहा है। ठीक है, ये ब्लाइट है जिसमें जल गया पौधा। ठीक है, ये जो है ये डाउनी मिल्ड्यू है, डाउनी फंगल ग्रोथ दिख रही है यहाँ पे। और ये होता है एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज जो है अगर आप फ्रूट पे देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। चिल्ली पे आपने या तो देखा होगा या टमाटर पे देखा होगा, तो बहुत संकल लेजन्स बनते हैं, ऐसे अंदर की तरफ गड्ढा बन जाता है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो एंथ्रेक्नोज जो होता है इसकी खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं? दैट यहाँ पर संकल लेजन्स बनते हैं, अंदर की तरफ इस तरीके से गड्ढे बन जाते हैं, गल जाते हैं वो संकल लेजन्स। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? डेड एरियाज है स्टेम बार के ऊपर, कंकर जैसे डेड एरियाज है, दैट इज कैंकर। एंगुलर एंड द एलोंगेटेड स्पॉट्स अपीयरिंग ऑन द वेन्स ऑन द लोअर लीफ सरफेस। तो यहां पर इस तरीके से जैसे जैसे वेन्स जाती हैं, ठीक है, यहां पर आपको इस तरीके से संकन स्पॉट्स दिखते हैं। सो दिस इज द फीचर ऑफ द एंथ्रेक्नोज। ठीक है, ब्लाइट में बर्न्ट अपीयरेंस आती है और
डाउनी मिल्ड्यू में कॉटनी ग्रोथ आती है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए का थर्ड है, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकेंड। ओके, देन वी हैव ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड एक टॉपिक है आपका, दैट इज क्वेश्चन पूछा गया है, सीक्वेंस द प्रिंसिपल स्टेजेस ऑफ द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन देयर करेक्ट ऑर्डर ऑफ अकरेंस। कि भाई ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ये किस सीक्वेंस में इसके सभी स्टेप्स जो है वो चलते हैं। तो इसमें दे रखा है पहला हमें फॉर्मेशन ऑफ द इन्फेक्शन थ्रेड, राइजोबियम मल्टीप्लाइज इन द कॉर्टेक्स, देन कर्लिंग ऑफ द रूट हेयर, डिफरेंशिएशन ऑफ द कॉर्टिकल सेल्स इनटू द नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स। अब इसकी प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहले होती है कर्लिंग ऑफ द रूट हेयर। जो राइजोबिया बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया नोड्यूल्स बनाता है, हमें पता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है इसके पास कुछ फैक्टर्स होते हैं, ये रिलीज करता है नोड फैक्टर्स। तो ये हमारे पास राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया ये क्या करता है, कुछ नोड फैक्टर्स को रिलीज करता है। नोड फैक्टर्स रिलीज किए, अब इस नोड फैक्टर्स की वजह से क्या होगा, कर्लिंग हो जाएगी रूट हेयर्स की, कर्लिंग ऑफ द रूट हेयर्स, ये हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, ये अंदर एंटर करेंगे सेल वॉल के, सेल वॉल के अंदर रूट हेयर के थ्रू ये अंदर एंटर कर जाएंगे, एंटर इनटू सेल, ठीक है। सेल वॉल को ये डिग्रेड करेंगे, ठीक है। डिग्रेड करने के बाद अंदर ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, इन्फेक्शन थ्रेड प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये इन्फेक्शन थ्रेड प्रोड्यूस करते हैं। और एक बार ये जो धागे हैं, ये इन्फेक्शन थ्रेड है, ये अंदर कॉर्टेक्स के रीजन तक पहुंच जाता है, तो वहां जाकर ये क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई इन दी कॉर्टेक्स, मल्टीप्लाई करता है कॉर्टेक्स रीजन के अंदर, और अल्टीमेटली अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद वहां पर ये क्या बना देता है, वहां पे नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स बना देता है, ठीक है। अब हम यहां देखते हैं, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये क्या करता है, कुछ नोड फैक्टर रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, कर्लिंग हो जाती है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है, यहां पर है। कर्लिंग होने के बाद फिर वो अंदर एंटर करता है, सेल वॉल को डिग्रेड करता है, अंदर जाके इन्फेक्शन थ्रेड बनाता है। तो सेकंड क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। उसके बाद ये कॉर्टेक्स तक पहुंचेगा, कॉर्टेक्स तक पहुंचने पे ये वहां पर मल्टीप्लाई करता है और फिर कॉर्टिकल सेल्स को डिफरेंशिएट कर देता है इनटू द नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स, ठीक है। चलो, तो ये हमारे पास प्रोसेस हो गई। वैसे भी अगर ध्यान रखना तो सबसे बाहर से अगर शुरू करोगे तो पहले रूट हेयर्स आएंगे, कॉर्टेक्स तो अंदर जाके आएगा, और जब तक ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा फिर उसे डिफरेंशिएट कैसे करेगा। तो ये स्टेप जो है डी वाला वो बी के तो बाद ही आएगा, ठीक है। तो हमेशा सी से स्टार्ट होगा ये। तो पहले इन्फेक्शन रूट हेयर में कर्लिंग हुई, फिर थ्रेड्स बने, फिर वो मल्टीप्लाई किया कॉर्टेक्स में, एंड देन फिर उसने कॉर्टिकल सेल को किस में कन्वर्ट कर दिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल में कन्वर्ट कर दिया। अब आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द डिजीज मैनेजमेंट आर करेक्ट, ठीक है। पहली स्टेटमेंट है, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज मेक्स यूज ऑफ द हाइपर पैरासाइट्स। अब हमें हाइपर पैरासाइट, हमें पहली बात तो टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। जब हमारी टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं होती, अब जैसे अगर आप आईसीआर का एग्जाम भी दोगे आगे, तो आपकी टर्मिनोलॉजी में हमेशा बोलते हैं आपकी टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी बहुत जरूरी है, ताकि अगर आपकी टर्म्स क्लियर होती है ना, तो अगर आपको क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं भी समझ आ रहा तो उस टर्म से रिलेटेड आप एटलीस्ट उसको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करके एक जेन्युइन गेस लगा सकते हो आप। ओके, तो हाइपर पैरासाइट क्या होते हैं, जो पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइपर पैरासाइट। जैसे ये हमारा प्लांट है, ठीक है, अब इसके ऊपर रस्ट का पैथोजन है। अब वो रस्ट का पैथोजन जो है वो होस्ट को पैरासिटाइज कर रहा है, तो यहां पर ये हमारा पैरासाइट होता है। अब ऐसा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इस रस्ट के ऊपर पैरासिटाइज करेगा, जो कि एक हमारे पास वर्टिसिलियम है, तो ये वर्टिसिलियम जो होता है इसकी कुछ स्पीशीज रस्ट के ऊपर पैरासिटाइज करेगी। जनरली आप जैसे ट्राइकोडर्मा पढ़ते हो, तो ट्राइकोडर्मा जो होता है ये एक फंगल को रोकता है। अब फंगल तो खुद पैरासाइट है, तो ये ट्राइकोडर्मा कोई दूसरे फंगस को रोकता है, तो ये ट्राइकोडर्मा क्या हो जाता है, हाइपर पैरासाइट हो जाता है। यानी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी पैरासाइट के ऊपर जाके उसको ही पैरासिटाइज कर रहा है, उसे हम बोलते हैं हाइपर पैरासाइट।
ठीक है, तो पहली तो ये स्टेटमेंट हुई। तो ये एक बायोलॉजिकल कंट्रोल है, बिल्कुल है, क्योंकि बायोलॉजिकल कंट्रोल हम क्या बोलते हैं, जिसमें हम किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं, हम कोई केमिकल वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, हम कुछ फिजिकल मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू हमारे पैथोजन को कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो यहाँ पर हम किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो जो ए होगा वो बिल्कुल ठीक है। सेकेंड है आपके पास, okay, so second statement here is the thermal treatment destroys the spores। ठीक है, ये भी हम मान लेते हैं कि जब हम ज्यादा हीट देते हैं, हर एक पैथोजन जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, हर एक पैथोजन की अपनी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होती है कि अगर कोई पैथोजन है दैट इज ग्रोइंग बिटवीन 25 टू 40 डिग्री, तो ये उसकी ऑप्टिमल रेंज है। अब हमें भी अगर कोई टेम्परेचर बहुत 40-50 का दे दे तो हमारा भी सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। सो बेसिकली हम ज्यादा हाई टेम्परेचर का ट्रीटमेंट देते हैं स्पोर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। दिस इज ऑल्सो राइट। बॉर्डिक्स मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ द कॉपर सल्फेट, अमोनियम कार्बोनेट एंड वाटर। अब यहाँ स्टेटमेंट गलत हो जाती है, हम ये देखेंगे। फोर्थ स्टेटमेंट इज क्रॉप रोटेशन इज अ प्रोफाइलेटिक मेजर ऑफ डिजीज मैनेजमेंट। अब यहाँ पर हमें दो चीजें समझनी है। द फर्स्ट वन वी हैव इज द बॉर्डेक्स मिक्सचर या बोर्डो मिक्सचर बेसिकली हम इसे बोलते हैं। तो बोर्डो मिक्सचर इज अ कॉपर बेस्ड फंजीसाइड। ओके, बोर्डो मिक्सचर इज अ कॉपर बेस्ड फंजीसाइड। ठीक है, इसके बारे में कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सो दिस वाज डिस्कवर्ड बाय पीएमए मिलार्डेट। Okay, from like 1882 to 1885 it was like discovered completely, and it was discovered against downy mildew of grapes. Okay, and this downy mildew of grapes is caused by Plasmopara viticola. Plasmopara viticola is causing the downy mildew of grapes. इसके अगेंस्ट बोर्डो मिक्सचर की डिस्कवरी हुई थी, पीएमए मिलार्डेट ने की थी फ्रांस के अंदर। एंड इसके अलावा इसकी जो कॉम्पोजिशन रहती है दैट इज कॉपर सल्फेट प्लस लाइम प्लस वाटर। 1 kg इन 100 लीटर्स ऑफ वाटर। और यहां पर इन्होंने बोला है अमोनियम कार्बोनेट, तो ये चीज गलत हो जाती है। सो द सी स्टेटमेंट इज द रॉन्ग। तो पहले तो हम यहीं से पता लगा सकते हैं कि जहां जहां सी आएगा तो ये आपके आंसर वैसे भी गलत है। और जो प्रोफाइलेटिक वर्ड होता है, प्रोफाइलेटिक वर्ड का मतलब होता है प्रिवेंटिव, कि इन्फेक्शन होने से पहले के जो हम मेजर्स लेते हैं, जैसे सी ट्रीटमेंट करते हैं या कल्चरल प्रैक्टिसेस जो भी हम पहले करते हैं। तो यहाँ पर क्रॉप रोटेशन एक प्रोफाइलेटिक, एक प्रिवेंटिव मेजर्स होता है डिजीज को मैनेज करने का। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, बी एंड डी। फाइन, इसके बाद आता है यहाँ मैच द फॉलोइंग। सो फर्स्ट वन यू हैव दैट इज द ब्लैक रस्ट। तो ब्लैक रस्ट अभी हमने पढ़ा था, दैट इज बिकॉज ऑफ द पक्सीनिया ग्रामिनिस्ट्रेटिसाई। येलो रस्ट हमने पढ़ा था, पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस। ब्राउन रस्ट जिसे लीफ रस्ट भी बोलते हैं, दैट इज पक्सीनिया रेकोंडिटा। और टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, जो ग्राउंडनट की सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज होती है, दैट इज सर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला। अब ग्राउंडनट जो होता है इसमें टिक्का डिजीज जो है, दो तरीके के टिक्का होते हैं यहाँ पे। वन वी हैव इज द अर्ली, जिसको टिक्का को हम लीफ स्पॉट डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, वन इज द अर्ली टिक्का जो लगभग 1 मंथ में आ जाती है, लाइक 3 to 4 वीक्स। एंड लेट टिक्का जो है ये अराउंड 6 to 8 वीक में आता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज जो इनके सिम्टम्स में रहती है ना, कि अर्ली टिक्का के जो स्पोर्ट्स होते हैं वो थोड़ा साइज में बड़े होते हैं, इर्रेगुलर से स्पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े ब्राउनिश कलर के स्पोर्ट्स होते हैं, ब्राउनिश स्पोर्ट्स होते हैं, लार्ज होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इसके सराउंडिंग येलो हेलो मिलता है। येलो कलर का हेलो आपको साइड में, ये जैसे ये स्पोर्ट है तो इसके साइड में से यहाँ येलो हेलो मिलता है। ठीक है, लेट टिक्का जो होता है इसके जो स्पोर्ट्स होते हैं ये मोर ऑफ राउंडिश होते हैं, राउंड होते हैं। वो इर्रेगुलर थे, ये राउंड है। वो ब्राउन थे, ये थोड़े ब्लैकिश होते हैं। वो लार्ज थे, ये स्मॉल होते हैं। और इनमें कोई येलो हेलो प्रेजेंट नहीं होता है, ये इनके बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, अर्ली टिक्का होता है सर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला की वजह से। लेट टिक्का जो है वो होता है, लेट टिक्का जो होता है दैट इज सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा। परसों काम करूंगा मैं, लेट काम किया तो पर्सोनाटा जो हो जाएगा दैट इज लेट टिक्का। तो यहां पर मैच द फॉलोइंग होती है, दैट इज ए का आ जाएगा 3rd, बी का है 4th, सी का है 1, डी का है 2। तो अब यहाँ पर ऑप्शंस को थोड़ा देखोगे ना तो आपको बहुत सिंपल ऑप्शंस है, आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो थोड़ा स्मार्टली ऑप्शंस को देखकर। Then we have bacterial cells are more resistant to osmotic shock than the eukaryotic cells due to
अब ठीक है, मान लो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, आप पहले ऑप्शंस की तरफ जाओ। अगर आपको ऑप्शन का मतलब क्वेश्चन का मतलब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऑप्शंस पढ़ो। बैक्टीरियल सेल की बात हो रही है, सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, वैसे गलत हो जाएगा क्योंकि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एंड नॉट सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की सेल वॉल जो होती है दैट इज ऑफ प्लांट्स नॉट बैक्टीरिया, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। ऑस्मोट्रे चलो नहीं पता हमें। सेल वॉल शोज सेलेक्टिव परमेबिलिटी, ये भी गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज जो सेल वॉल होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेलेक्टिव परमेबिलिटी होती है। सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल नॉट सेल वॉल। ठीक है, अच्छा इसके बाद सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ये सेल वॉल के लिए ठीक है। प्रेजेंस ऑफ द ऑस्मो रेगुलेटरी पोरिन्स, तो इन पोर की वजह से ये वहां पर शॉक के लिए ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं वहां पे। ठीक है, और पोर्स इनके पास नहीं है। यहां पर आंसर आ जाएगा आपके पास डी, सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन। तो एक बार हम यहां बात करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ। पेप्टिडोग्लाइकन इज अ रिजिड क्रॉस लिंक्ड मैश ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड। इट एक्ट एज अ स्ट्रक्चरल, एक बैरियर की तरह काम करती है सेल वॉल जो होती है, ताकि हाई इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर को झेल सके। तो क्योंकि इसकी जो सेल वॉल होती है वो एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, इसलिए ऑस्मोटिक शॉक को बहुत अच्छे से झेल सकते हैं। और ये रिजिड लेयर अगर नहीं होगी तो ऑस्मोटिक शॉक जो है उसकी वजह से पानी जो है वो अंदर आना शुरू हो जाएगा और मेम्ब्रेन जो है वो अंदर सेल, अब अगर मान के चलो कि कोई भी सेल है उसकी बाउंड्री स्ट्रांग नहीं है, तो अगर उस पर झटका लगेगा कोई भी आयन से या पानी का, तो वो अगर स्ट्रांग नहीं है तो पानी उसके अंदर जाएगा, सेल जो है वो फूल जाएगी अंदर पानी की वजह से और बर्स्ट हो जाएगी। तो क्योंकि इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की स्ट्रांग लिंकेज प्रेजेंट होती है, इसकी वजह से यहाँ पर ऑस्मोटिक शॉक का असर नहीं होता, ये उसके लिए रेजिस्टेंट होते हैं। और इसमें जो इसकी सेल वॉल के अंदर टिकोइक एसिड बेसिकली प्रेजेंट होता है जो इसको रिजिडिटी देता है। Okay, so this is the difference between the gram positive cell wall and the gram negative cell wall. तो gram positive और gram negative बैक्टीरिया के बीच में सबसे मेजर जो डिफरेंस होता है that is because of cell wall only. अब क्या डिफरेंस रहता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंदर? ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर जो सेल वॉल होती है, जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है, वो थिक होती है काफी। ठीक है, यहां आप देख सकते हो कि यहां पर जो ये सेल वॉल की लेयर है ये ग्राम पॉजिटिव है, यहाँ पर ये सेल वॉल जो है ये काफी थिक है, यहाँ आप देख सकते हो ये पॉजिटिव है, यहाँ पर इट इज लाइक वेरी थिक। जबकि ग्राम नेगेटिव में आप देखते हो कि सेल वॉल लेस देन 10 mm, तो काफी थिन है। तो इसमें पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर थिक होती है और इसके अंदर ये थिन होती है। ठीक है, इसके अंदर जो है आपके पास ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड प्रेजेंट होते हैं, यहाँ देख सकते हो अभी येलो कलर के हैं। ठीक है, टिकोइक एसिड प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर टिकोइक एसिड प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, ग्राम नेगेटिव में जो मेन चीज होती है, इसके पास एक एक्स्ट्रा आउटर मेम्ब्रेन होती है, यहाँ ऊपर की तरफ आप देख सकते हो जो लिपोपॉलीसेकेराइड दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो इनके पास आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एक्स्ट्रा, जो कि ग्राम पॉजिटिव में आपको देखने को नहीं मिलेगी। आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि लिपोपॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। ठीक है, तो ये कुछ मेजर करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसके अलावा ग्राम स्टेनिंग का फर्क होता है। ग्राम पॉजिटिव के अंदर जब ग्राम स्टेनिंग की जाती है तो क्रिस्टल वॉयलेट कलर के सेल्स आते हैं, ग्राम नेगेटिव के अंदर रेड और पिंक कलर के सेल्स आते हैं। ठीक है, और यही ग्राम स्टेनिंग का क्वेश्चन भी आपका आ जाता है। इसके अंदर जब हम देखते हैं ग्राम स्टेनिंग के बारे में, तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि इसकी सीक्वेंस बेसिकली क्या रहती है ग्राम स्टेनिंग की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ग्राम स्टेनिंग की जो प्रोसेस होती है, सबसे पहले हम इसमें ऐड करते हैं प्राइमरी स्टेन। ये दोनों सेल्स हैं, हमें नहीं पता कि वो ग्राम पॉजिटिव है या फिर वो ग्राम नेगेटिव है। सबसे पहले हम इसमें प्राइमरी स्टेन ऐड करते हैं एंड दैट इज द क्रिस्टल वॉयलेट। तो प्राइमरी स्टेन कौन सा होता है? क्रिस्टल वॉयलेट होता है। प्राइमरी स्टेन डालने के बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर डालते हैं मॉडरेंट जो उस डाई को फिक्स कर देता है। तो डाई को फिक्स करने के लिए मॉडरेंट डाला जाता है एंड दैट इज द आयोडीन। ठीक है, तो पहले तो प्राइमरी स्टेन जो है हमारे पास दैट इज द क्रिस्टल वॉयलेट। उसके बाद वी हैव द मॉडरेंट दैट इज द आयोडीन। फिर हम इसमें ऐड करते हैं डी कलराइजर। डी कलराइजर हमारे पास होता है 95% एल्कोहल हम यहां यूज करते हैं एंड देन हम ऐड करते हैं इसमें सेकेंडरी स्टेन एंड दैट इज द सेफ्रेनिन।
अब इनकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर के हिसाब से ग्राम पॉजिटिव वाले जो होते हैं वो हमें क्रिस्टल वॉयलेट कलर ही शो करते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव में रेड या पिंक कलर आता है। तो यहाँ पर सीक्वेंस हमारे पास क्या रहती है, सबसे पहले हमने ऐड किया था क्रिस्टल वॉयलेट, सो बी, उसके बाद हमने मॉडरेंट करा, दैट इज दी ए आयोडीन, उसके बाद हमने डी कलराइजर डाला, दैट इज डी, एंड देन हमने सेकेंडरी स्टेन डाला, दैट इज दी सेफ्रिनीन। तो आ जाएगा आंसर हमारे पास BADC। तो यहाँ ये हो गया आपका ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग जो है ये किसने दी थी, क्रिश्चियन ग्राम नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये स्टेनिंग के बारे में बताया था इन 1884। ओके, टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नाउ वी हैव, one second, think like, okay, few more questions are only there for you. Okay, now we have that consider which of the following statements regarding the economic importance of the fungi and choose the correct statements। अब हमें बताने कि statements correct कौन कौन सी है। Firstly, we have the extract of the sclerotia of Claviceps purpurea is used to produce the ergot drug। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो क्लेविसेप्स होता है वो स्क्लेरोशिया बनाता है एज अ हार्ड डोरमेंट स्ट्रक्चर, और उसके अंदर कुछ एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं एल्कलॉइड्स का प्रोड्यूस करके कुछ ड्रग्स का प्रोडक्शन भी किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देन वी हैव अगेरिकस, क्योंकि मैंने बताया था एक एल्कलॉइड होता है इसमें LSD, LSD को हम बोलते हैं ड्रग ऑफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अगेरिकस कंपेस्ट्रिस, अगेरिकस कंपेस्ट्रिस को हम क्या बोलते हैं, बटन मशरूम बोलते हैं, और ये एक ऐसी फंगस है जो एडिबल है। ऑब्वियसली आप बटन मशरूम हम खाते हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। एफ्लाटॉक्सिन इज अ पावरफुल टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एस्परजिलस, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। एस्परजिलस जो होता है ये कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है जिसे हम बोलते हैं एफ्लाटॉक्सिन्स। ठीक है, ये भी ठीक है। सेक्रोमाइसिस सर्विएसी इज द सोर्स ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज, ये किसका नाम है, ईस्ट का नाम है। सेक्रोमाइसिस सर्विएसी को हम बेकर ईस्ट भी बोलते हैं या इसे हम ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये बेकरी केक वगैरह में भी काम आती है और अल्कोहल वगैरह में भी काम आती है, तो इसलिए बेकर्स एंड ब्रूअर्स ईस्ट इसे बोला जाता है। ठीक है, और इसको ये सोर्स होते हैं। अब ईस्ट से डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है कि कौन से एंजाइम का सोर्स है, इन्वर्टेज का सोर्स है। अब हमें क्या पता लगा कौन कौन से पॉइंट्स की, जो क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया है जो कि अर्गट डिजीज कॉज करते हैं, ये स्क्लेरोशिया बनाते हैं, और इनके स्क्लेरोशिया से कई सारे ड्रग्स प्रोड्यूस करने में रोल रहता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि मेजर इसमें जो ड्रग होता है दैट इज द LSD, जिसे ड्रग ऑफ सेंचुरी बोला जाता है। ये ठीक है। अगेरिकस कंपेस्ट्रिस किसका नाम होता है, बटन मशरूम का नाम होता है। तो ये जो है इसको हम खाते हैं तो ये एडिबल होती है। थर्ड पॉइंट है एस्परजिलस की जो स्पीशीज होती हैं वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती हैं फूड में, जिसे बोलते हैं एफ्लाटॉक्सिन्स। और फोर्थ है सेक्रोमाइसिस सर्विसी, जिसे हम बेकर्स या ब्रूअर ईस्ट बोलते हैं। इनके अंदर एक एंजाइम होता है मेनली, दैट इज दी, किसको प्रोडक्शन में हेल्प करती है, इन्वर्टेज एंजाइम के प्रोडक्शन में हेल्प करती है। चारों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर सी। नाउ वी हैव व्हाट डिड द वर्क ऑफ द रिकरेंस, व्हीट रस्ट से रिलेटेड जो एक मेजर साइंटिस्ट हमारे पास है दैट इज KC मेहता, फादर ऑफ व्हीट रस्ट इन इंडिया, फादर ऑफ व्हीट रस्ट। इंडिया के अंदर व्हीट रस्ट कहां से कहां जा रही है, उसके स्पोर कहां से उड़ के, पूरी उसकी सारी लाइफ साइकिल वगैरह स्टडी जिन्होंने किया दैट इज KC मेहता, फादर ऑफ व्हीट रस्ट इन इंडिया। इन्होंने कई सारी 3 लेबोरेटरीज वगैरह भी बनाई हैं इन्होंने, और कई सारी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी लिखे हैं उसके ऊपर। तो KC मेहता का मेनली कंट्रीब्यूशन आता है हमारे पास व्हीट रस्ट के अंदर। ओके, अच्छा, RS सिंह को तो हम लाइट हाउस ऑफ प्लांट पैथोलॉजी बोलते हैं। इनकी सबसे मेजर काफी सारी बुक्स हम पढ़ते हैं, लाइट हाउस ऑफ प्लांट पैथोलॉजी बोला जाता है इन्हें। इनकी प्रिंसिपल की बुक, प्लांट डिजीजेस की बुक सब हम पढ़ते हैं। YL ने जो है इन्होंने खैरा डिजीज बताई हुई है। ठीक है, KC मेहता हमारे रस से रिलेटेड है। सदाशिवन जो है इन्होंने वाइवोटॉक्सिन्स के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं हमारे। तो रीअकरेंस ऑफ व्हीट रस्ट की बार बार ये कैसे आती है, क्या इसका पाथवे रहता है, ऑफ सीजन में कहाँ इसके स्पोर चले जाते हैं, तो दोबारा रीअकर किस होते हैं, तो उस पे काम किसने किया है, KC मेहता ने किया है। देन वी हैव कि कॉजल ऑर्गेनिज्म के साथ मैच द फॉलोइंग के अंदर है आपके पास, ये देखो दोनों क्वेश्चंस जो आपके हैं 2024 में भी ये पूछा हुआ, 25 के अंदर भी पूछा हुआ है इन्होंने, एंड देन तो ये फाइटोजेन बैक्टीरिया। ठीक है, ओके।
तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आ जाता है यहाँ कॉजल ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले अब यहाँ देखो, हमने ग्रीन एयर के बारे में कितनी बार बात करी। सो इट इज बिकॉज ऑफ स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, तो सी का आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हमारे सभी ऑप्शंस डिडक्ट हो जाते हैं। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें सी का 2 है, तो पहले तो जो भी एक पता हो ना उसके हिसाब से ऑप्शन पक्का देखना है यहाँ पर। तो सी का 2 है हमारे पास, तो स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला इज कॉजिंग दी ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। अच्छा, अस्टिलैगोन्यूडा ट्रिटिसाई लूस मट कॉज करता है, डी का 4 है। देन फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस भी हमें अच्छे से पता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये भी हम आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बचता है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम जो कि कॉज करता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। कौन कौन से पता लगे हमें? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसकी वजह से होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन, रेड रॉट ऑफ शुगर केन याद करो किसकी वजह से होता है? कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। कोलेटोट्राइकम फाल्केटम is causing the red rot of sugarcane. डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा या फिर ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, ये किसकी वजह से होती है? रिवाइज इट, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। एंड द लास्ट वन दैट वी हैव इज द अस्टिलैगोन्यूडा ट्रिटिसाई। वैसे इसका भी नाम चेंज है बट ठीक है, अस्टिलैगोन्यूडा ट्रिटिसाई दैट इज कॉजिंग लूज स्मट ऑफ व्हीट। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, देन वी हैव डिफरेंट पाउडरी मिल्ड्यूज के क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने। तो यहां पर वी हैव पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ बार्ले, पी, ग्रेप वाइन एंड एप्पल। अब ध्यान रखना कि जो बॉर्डेक्स मिक्सचर की डिस्कवरी हुई थी दैट वाज इन द डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी में हुई थी। कंफ्यूज मत होना अगर ऑप्शन में पाउडरी आ जाता है, ठीक है। अब इसको हम याद करते हैं। ग्रेप्स वाला जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ अनसीन्यूला निकेटर, ठीक है। ग्रेप्स के अंदर निकेटर, ग्रेप्स नेक्टर याद रख लो। ग्रेप्स में क्या आएगा? अनसीन्यूला निकेटर। उसके बाद आपका हॉर्डाई, हॉर्डाई वर्ड से आपको पता लग जाएगा बार्ले, तो बार्ले के लिए हम क्या लगाते हैं? हॉर्डियाई। तो यहीं से लगा लो, पहले ए का तो हमारे पास 4 आएगा ऑप्शन, तो आंसर तो वैसे ही आपको मिल गया यहाँ पे, ठीक है। पी के लिए हम लगाते हैं यहाँ पर पॉलीगोनी, बी से पॉलीगोनी रहता है। और एप्पल के अंदर आ जाता है पोडोसफेरा ल्यूकोट्राइका। बार्ले के लिए हॉर्डी, तो एरिसिफे ग्रामिनिस वेराइटी हॉर्डाई। ग्रेप्स नेक्टर अनसिन्यूला निकेटर, पी से है एरिसिफे पॉलीगोनी और एप्पल के लिए होता है पोडोसफेरा ल्यूकोट्राइका। देन वी हैव कि प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया से रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है यहाँ पे। पहली चीज तो है दैट दे आर सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स कौन होते हैं? जो डेड डिके मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, जो ये क्रॉप का डेब्रिस बचा हुआ रह जाता है, कुछ प्लांट डिके रह जाते हैं उनके अंदर से। They do not infect the animals. They are invariably rod shaped and flagellate. All are gram negative. अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बोली थी, मोस्ट ऑफ द प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर ग्राम नेगेटिव। तो मोस्टली यूज किया था कि ज्यादातर ग्राम नेगेटिव होते हैं, सभी ग्राम नेगेटिव नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी हो जाएगी गलत कि भाई सारे नहीं होते हैं। तो डी तो जहां जहां आएगी वो तो वैसे ही आपका गलत है, तो आपने ऑप्शंस तो वैसे ही एलिमिनेट कर दिए। बचा आपका ये कि सेप्रोफाइट्स होते हैं। अब जब नाम में ही फाइटो बोल दिया तो प्लांट्स की बात कर रहे हैं ना, तो प्लांट्स वाले जो बैक्टीरिया होंगे वो एनिमल्स को तो इफेक्ट करेंगे नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और ये मोस्टली रोड शेप्ड और फ्लैजिलेट होते हैं। तो यहाँ इन्होंने ये नहीं बोला ना दे आर ऑल रोड शेप्ड एंड फ्लैजिलेट, तो मेनली ये रोड शेप्ड और फ्लैजिलेट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ए, बी एंड सी। देन वी हैव बॉर्डेक मिक्सचर। अभी हमने कई बार बात करी है, कॉपर सल्फेट एंड लाइम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। 1 kg कॉपर सल्फेट, 1 kg लाइम इन 100 लीटर्स ऑफ वाटर। कॉपर का नेचर एसिडिक होता है, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लाइम यूज करते हैं ताकि वो प्लांट्स को ना जला दे ज्यादा एसिडिक नेचर की वजह से, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट एंड लाइम। तो यहाँ पर डिफरेंट कॉपर बेस्ड फंजीसाइड्स आती हैं। एक हमारे पास होती है बॉर्डेक्स मिक्सचर, बोर्दो मिक्सचर हम बोल देते हैं। बोर्दो मिक्सचर की डिस्कवरी हमने पढ़ी थी, PMA मिलार्डेट ने की थी, ठीक है। 1885 याद कर लो अभी इसको, ओके। और इसकी होती है कॉपर सल्फेट प्लस लाइम प्लस वाटर, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है बरगंडी मिक्सचर।
बरगंडी मिक्सचर बोर्डेक्स मिक्सचर जैसा ही होता है, बस इसमें एक चीज चेंज करते हैं, इसे हम सोडा बोर्डेक्स भी बोलते हैं, सोडा बोर्डेक्स भी बोला जाता है। इसकी डिस्कवरी मैसन ने की थी 2 साल के बाद 1887 के अंदर। इसमें कॉपर सल्फेट तो रहेगा, बस लाइम की जगह आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट आ जाएगा, इसकी वजह से इसको सोडा बोला इन्होंने, प्लस वाटर, वही 1:1:100। ठीक है। तीसरा हमारे पास होता है यहां पर चेस्टनट कंपाउंड, चेस्टनट कंपाउंड। ठीक है। इसकी डिस्कवरी की थी बेली ने 1921 के अंदर। 21 साल की उम्र में बेला बहुत फ्री बैठा था, तो उसने चेस्टनट कंपाउंड की डिस्कवरी कर दी यहां पर। और इसकी जो रहता है रेशियो दैट इज 2:11, कॉपर सल्फेट प्लस अमोनियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट प्लस अमोनियम कार्बोनेट। 21 है ना, 2:1, यहां पे भी ध्यान रखना 2:1 इस तरीके से। एक लास्ट इसमें होता है आपके पास चौबटिया पेस्ट। चौबटिया पेस्ट जो है, जब भी पेस्ट की बात आती है ना, ये कहीं भी ट्रीज के अंदर वूंड इंजरी हो जाती है वहां पर यूज करते हैं हम। चौबटिया पेस्ट जो है इसकी डिस्कवरी की थी वीबी सिंह ने। 21 का डबल कर दो 1942। और इसका जो रहता है रेशियो 800 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट, बाकी सभी में कॉपर सल्फेट था, किसी में कॉपर कार्बोनेट आता है। 800 ग्राम ऑफ रेड लेड और 1 लीटर ऑफ 100 liters of the linseed oil, 800 gram of copper carbonate, 800 gram of red lead and 100 liters of linseed oil। बाकी तीनों में कॉपर सल्फेट है, इसमें कॉपर कार्बोनेट है। तो ये चारों आपके मेजरली कॉपर बेस्ड फंजीसाइड्स होते हैं। ट्रिस्टेजा ये दोबारा आ गया इसके अंदर आपके पास कि एक वायरल डिजीज है सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस। पहले आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा था कि ट्रिस्टेजा डिजीज किस क्रॉप की है, तो आंसर था सिट्रस। अब इन्होंने पूछ लिया कि कैसी डिजीज है, तो ये एक वायरल डिजीज है और ये जो डिजीज है ये एफिड की वजह से ट्रांसमिट होती है। वायरस डिजीज है और एफिड के थ्रू ये ट्रांसमिट होती है। आयरिश पोटैटो फेमाइन दैट हैज अकर्ड इन द नॉर्थ यूरोप। मैंने पहले हमने बात की थी कि आयरिश फेमाइन आया था, किसकी वजह से आया था 1845 में, दैट इज बिकॉज ऑफ फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, जो क्या कॉज करता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है। और इसकी वजह से 1845 के अंदर आयरिश फेमाइन आई थी और ये कॉजल एजेंट किसने बताया था, एंटन डी बेरी ने बताया था। ओके एंड ये आपका कंप्लीट हो जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई होप आपको कल के एग्जाम के अंदर ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। काफी सारी चीजें कैसी होती हैं कि हमें डायरेक्टली शायद आंसर्स नहीं पते होते, लेकिन हमें बाकी ऑप्शंस के बारे में अगर हमें रिलेटेबल पता है वहां पर, तो हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं वहां पर। Okay, so that's all for the today and you already know about the mock test bundle। और अगर आपको ये पूरी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज फटाफट से जाकर गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए और आपको व्हाट्सएप के अंदर इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड आई विश यू ऑल द गुड लक और आप बहुत अच्छे से करोगे। बाय बाय।